जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं, जो पर्टिकुलरली द प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेस्ड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, हम उनकी बात करेंगे। इसमें सबसे अहम मसला जो पाकिस्तान को दरपेश था वो पाकिस्तान के असासाजात की तकसीम के हवाले से था। हिंदुस्तान के जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में जो असासे थे उनमें से पाकिस्तान को शेयर मिलना था, उस शेयर के वसूली के हवाले से और उस शेयर का फ़ैसला करने के हवाले से पाकिस्तान ने बेशुमार मसाइल जो हैं वो फ़ेस किए। पाकिस्तान की तश्कील और हुकूमत को चलाने के लिए हुकूमत हिंद के दफातर से दफ्तरी साजो सामान, फ़र्नीचर और स्टेशनरी पाकिस्तान के हवाले करने का जो फ़ैसला किया गया था, भारतीय क़यादत पाकिस्तान के तमाम जो शेयर्स थे वो देने से इनकारी थी या नाकाम बनाने में तुली हुई थी, रुकावटें पैदा की जा रही थी। इस वजह से जो मौजूदा सामान था उसमें से बहुत कम जो पाकिस्तान को मिलना चाहिए था उसमें से पहुँचाया गया या ना पहुँचने दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा अहम माली असासाजात की जो तकसीम थी वो थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो कोई नया एक इमर्जिंग कंट्री था, पाकिस्तान के पास तो कोई पैसा नहीं था अपने निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए, कारोबार हुकूमत चलाने के लिए। मुत्तहिदा हिंदुस्तान के पास 4 अरब रुपए का जो रिज़र्व सरमाया था, असासा था, वो मौजूद था। हुकूमत पाकिस्तान इसमें से 1 अरब रुपए की दावेदार थी, लेकिन 75 करोड़ रुपीज़ जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आए और पाकिस्तान को देने का फ़ैसला किया गया। लेकिन हुकूमत भारत ने सिर्फ 20 करोड़ रुपए जो है वो देने पर आमादगी ज़हर की, यानी जमाशुदा रकम का सिर्फ 5% मुत्तहिदा हिंदुस्तान पाकिस्तान को देना चाहता था। लिहाजा पाकिस्तान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस मसले को इब्तदाई चंद माह तक खटाई में रखा गया और इंतहाई डिटाई के साथ पाकिस्तान के पैसे जो हैं उनको रोका गया। हालांकि उस टाइम पे पाकिस्तान को एक पाई की ज़रूरत थी और पाकिस्तान का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है विदाउट पैसे के, विदाउट मनी के, वो दैट वाज नॉट पॉसिबल टू रन द सिस्टम। हिंदुस्तान की हुकूमत भी ये समझती थी कि इनको चूँकि हमने जलील करना है और इनको इकनॉमिकली हमने इतना प्रेशराइज़ करना है कि अल्टीमेटली जो उनका ख्वाब था वो अखंड भारत का ख्वाब वो पूरा हो सके और पाकिस्तान की क़यादत जो है उसको अपने फ़ैसले पर पछताना पड़े और ये एरियाज़ जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ जो पाकिस्तान की शक्ल में हिंदुस्तान से अलहदा हुए हैं, ये दोबारा हिंदुस्तान का हिस्सा बने। ये जो असासाजात हैं इनकी जो पाकिस्तान को अदायगी है वो रोक दी गई और उसकी वजह जो बयान की गई वो ये थी कि अगर हम पाकिस्तान को ये पैसे देंगे तो पाकिस्तान इससे असला ख़रीदेगा और असले से फिर वो असला फ़ौज को देगा और वो फिर कश्मीर में वो हमारे साथ जंग करेंगे, तो हम इसलिए इनको ये पैसे नहीं दे रहे ताकि ये असला ना ख़रीद सकें। गोया इस तरह की गैर इखलाकी और गैर कानूनी हरकत का जवाज़ जो है वो भी गैर कानूनी था, यानी उस जवाज़ को भी इंटरनेशनल कम्यूनिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। नवंबर 1947 में दिल्ली में इस सिलसिले में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी मलिक ग़ुलाम मोहम्मद जो उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना थे और पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी जनरल थे, ये जनरल सेक्रेटरी जिसको हुकूमत पाकिस्तान का कहना चाहिए, चौधरी मोहम्मद अली, जो बाद में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बने और जिनके दौर में पाकिस्तान का पहला आइन जो 1956 का आइन है वो भी आया। तो ये उस पाकिस्तानी डेलीगेशन की तरफ से गए और भारत की तरफ से भारत के वज़ीर ख़जाना मुखम चेटी और सिद्धार्थ पटेल जो हैं वो मुज़ाकरात में शरीक हुए। बहस व मुबासा तवील रहा और चौधरी मोहम्मद अली और पटेल जो भारतीय सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारजा था, उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि जो स्टर्लिंग बकायाजात यानी स्टर्लिंग पाउंड की सूरत में जो बकायाजात हैं और कौमी कर्ज़ों में पाकिस्तान का हिस्सा 17.5% होगा। दिसंबर 1947 में इस मुआहदे को दोनों हुकूमतों की बाकायदा मंजूरी हासिल हो गई और पाकिस्तान को नकद सरमाए में से 75 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया। लेकिन जब पाकिस्तानी वफद कराची वापस पहुंचा तो उसे ये देखकर हैरत हुई कि भारतीय हुकूमत ने वादा खिलाफ़ी करते हुए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में पाकिस्तान के अकाउंट में तयशुदा रकम मुंतकिल नहीं की। यानी उन्होंने कहा तो ये था कि जैसे ही आप वापस जाएंगे आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे 75 करोड़ रुपए, लेकिन जब वो कराची पहुँचा हमारा वफद ये उम्मीद लेकर कि भारतीय हुकूमत जो है इस अमाउंट को हमारे पाकिस्तान के जो रिज़र्व बैंक है ये पाकिस्तान का जो अकाउंट है उसमें शिफ्ट कर देगी। रिज़र्व बैंक तो उस वक्त एक ही था इंडिया के, बाद में पाकिस्तान ने फिर इन्हीं मसाइल से निपटने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी। बहरहाल उन्होंने पैसे अपना वादा पूरा नहीं किया
और पैसे पाकिस्तानी अकाउंट में शिफ्ट नहीं किए। भारतीय हुकूमत ने इस वादा खिलाफ़ी के लिए बहाना वही तराशा जो मैंने पहले जिक्र किया है कि ये पैसा कश्मीर में आज़ादी की जंग जो है उसको उसमें इस्तेमाल होगा। और अल्टीमेटली फिर गांधी जो हैं उन्होंने मरण भगत कर लिया, यानी उन्होंने भूख हड़ताल की तादम मर्ग कि आपने वादा किया है और पाकिस्तान का ये हिस्सा बनता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट कर चुकी है और आप एक मुमलिकत की हैसियत से आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया है, तो यू हैव टू पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट टू पाकिस्तान। तो गांधी ने जब मरण भगत किया पाकिस्तान के लिए, देखें ना ये होती है एक लीडर, हम जितनी मर्ज़ी उसके ख़िलाफ़ बात करते रहें और पाकिस्तान हिंदुस्तान की तकसीम के हवाले से उसका जो रवैया था वो अपनी जगह पे है, लेकिन लीडर का ये किरदार होता है कि जब वो तय कर लेता है, जो भी मुहैदा करता है, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करवाता है। तो गांधी ने फिर इम्प्लीमेंट किया और हुकूमत पर दबाव डाला जिससे पाकिस्तान को कुछ पैसे मिले और इसी की फिर सज़ा गांधी साहब को मिली भी। उन्हें पाकिस्तान नवाज़ करार दिया गया और उन्हें तकसीम पाकिस्तान का या तकसीम हिंदुस्तान का ज़िम्मेदार करार दिया गया और फिर इसी वजह से एक इंतहा पसंद जो कहा जाता है कि उनका भतीजा था, उसने गांधी जी को कत्ल कर दिया। दूसरा, अगर हम मुआशी मसाइल के हवाले से बात करें तो दूसरा अहम मसला इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी का था। लंदन में इंडिया ऑफिस के असासाजात की तकसीम का मसला भी पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम था। इन असासाजात में इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी सबसे अहम है, जिसमें 2,30,000 तबाद शुदा किताबें और 20,000 के करीब मखतूतात हैं, मुसवदे हैं। और पाकिस्तान और हिंद की तहज़ीब, सकाफ़त और तारीख़ का एक इंतहाई नादिर मजमू है और ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का एक असासा है जिसको तारीख़ अगर हमने रिसर्च करनी है तो ये अब हम देखें ना, अगर हमने रिसर्च करनी होती है तो हमारे जो प्राइमरी सोर्सेज हैं वो सारे के सारे बरतानिया में पड़े हैं और ये इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी असल में हमारा बेसिक सोर्स है जहाँ से हम पार्टीशन और हिंदुस्तान की तकसीम से पहले के जो मामलात हैं इंडियन जो ब्रिटिश इंडिया के दौर के, वो सारे हमें वहाँ से इब्तदाई डाटा मिलता है, प्राइमरी डाटा मिलता है, लेकिन वो हमारे तनाज़े की वजह से वो अभी तक मसला हल जो है नहीं हो सका और वो वहीं पे है। इसकी तकसीम के लिए बरतानिया, पाकिस्तान और भारत के नुमाइंदों पर एक मुश्तमिल से रुकनी कमेटी बनाई गई, लेकिन ये से रुकनी कमेटी, ये 3 अराकीन पर मुश्तमिल कमेटी आज तक इसका कोई फ़ैसला नहीं कर सकी और आज भी इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो असासा है वो वहाँ पे बरतानिया में मौजूद है। इसके अलावा आबादी की गैर मसावी तकसीम जो है, दैट वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट इकनॉमिक प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। नुज़ाइदा एक मुमलिकत है इस्लामी जिसका पाकिस्तान का जो कुल रकबा था, ये रकबा है उस वक्त जो था 3,65,000 मुरबा मील था, जिसमें से मगरबी पाकिस्तान का 3,10,000 मुरबा मील और मशरक़ी पाकिस्तान का 55,000 मुरबा मील था। इस मुल्क की आबादी 7.5 करोड़ और थी तकरीबन, मतलब आप समझ लें कि 7 करोड़ 60 लाख के लगभग थी, जिसमें से 4 करोड़ 22 लाख लोग मशरक़ी हिस्से में और 3 करोड़ 30 लाख मगरबी हिस्से में, यानी हमारी आबादी उनसे कम थी, वो 4 करोड़ आज से ज़्यादा थे और हमारी 3 करोड़ समथिंग थी, 38 करोड़ थी, 3 करोड़ 38 लाख थी। कुल आबादी का 89% मुसलमान थे और गैर मुस्लिम में ज़्यादातर लोग जो थे मशरक़ी पाकिस्तान में रहते थे, मगरबी पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों की तादाद कम थी। इस तरह पाकिस्तान को तख्लीक के वक्त एक अहम जो मसला पाकिस्तान को जिसका सामना करना पड़ा वो पाकिस्तान का जोग्राफिक प्रॉब्लम था, जोग्राफियाई मसला था। मशरक़ी पाकिस्तान का रकबा मगरबी ख़ित्ते का 1/4 था, जबकि आबादी की अक्सरियत उस हिस्से में रहती थी जो बिल्कुल थोड़ा सा छोटा, रकबे के लिहाज से बिल्कुल छोटा सा था। लिहाजा मशरक़ी पाकिस्तान या मशरक़ी हिस्सा मुआशी तौर पर, चूँकि आबादी का बोझ वहाँ पे ज़्यादा था, लोग ज़्यादा थे, एरिया कम था, रकबा ज़्यादा था, रकबा कम था, वसाइल कम थे, तो इसलिए गुर्बत जो थी वो वहाँ पर ज़्यादा थी और मुआशी दबाव में लोग रहते थे। मगरबी और मशरक़ी दोनों हिस्सों के दरमियान 1000 मील का फासला था और उस 1000 मील का जो फासला उसमें दरमियान में एक दुश्मन मुल्क था जो हिंदुस्तान की सूरत में वहाँ पे मौजूद था और दोनों के दरमियान ये फासला इतना ज़्यादा था कि इस मुआशी तफावत पर, यानी वो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान जो तफरीक थी, जो वहाँ पे पसमानदगी थी और यहाँ पे कुछ हालात बेहतर थी, उस तफरीक को कम करना इंतहाई अगर आप कह लें कि नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल ज़रूर था। और इस जोग्राफियाई जो दूरी थी और जो डिस्टेंस था दरमियान में, इसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान जो दूरियां हैं वो भी पैदा हुई, क्योंकि आवाम का एक दूसरे के साथ मिलना जुलना कम होता था और फिर चूँकि हिंदुस्तान जो है वहाँ पे मशरक़ी और मगरबी जो बंगाल है वहाँ पे सरहदें को इतनी ज़्यादा मतलब सोफिस्टिकेटेड नहीं थी, पेनिट्रेशन थी, लोगों की इधर उधर आते जाते रहते थे। हिंदुस्तान का वहाँ पे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, तो वो शुरू से ही उन लोगों को जो ख़ास तौर पे वहाँ पे
20%, मोर देन 20% जो पॉपुलेशन थी वहाँ पे मशरक़ी पाकिस्तान में वो हिंदू कम्युनिटी की थी। तो उनकी हमेशा से हमदर्दियाँ कलकत्ता के साथ रहीं और हिंदुस्तान के साथ रहीं। तो लिहाजा इस पाकिस्तान यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का हिस्सा जो, इसका इन्फ्लुएंस वहाँ पे कम था बनिस्बत हिंदुस्तानी इन्फ्लुएंस वहाँ पे ज़्यादा था। और वही फिर इन्फ्लुएंस जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और अल्टीमेटली 1971 हो गया। मुआशी हवाले से अगर देखें तो एक और अहम मसला, एक आम जो इकनॉमिक डिप्रीविएशन थी और जो फ़ीकस आमदनी थी, पर कैपिटा इनकम, ये बहुत कम थी। ये भी बड़ा एक मसला था। पाकिस्तान की नई रियासत इन इलाकों पर मुश्तमिल थी जिनको अंग्रेज़ हुकूमत ने जानबूझकर पसमानदा रखा था। मगरबी पाकिस्तान को फ़ौजी भर्ती की गर्ज से यहाँ पे लोगों को उभारा गया और मुख्तलिफ़ एरियाज़ जो हैं, जैसे हमारा ये चकवाल और ये 4 अजला हैं, रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम और अटक, तलगंग वगैरह, ये सारे एरिया जो हैं, इनको जो पोठुहार का रीजन, इसको मार्शल एरिया कहा गया और मार्शल रेसें करार दी गई, जैसे राजपूत हैं और इस तरह की कौम। इनके जहन में ये डाला गया कि ये लोग बड़े लड़ने वाले हैं और यहाँ से फ़ौजी भर्ती जो है उसको किया गया। और यहाँ पे इंडस्ट्री जानबूझ के नहीं लगाई गई। उसकी रीज़न ये थी कि इंडस्ट्री लगाते तो लोगों को रोज़गार का दूसरा ज़रिया मिलता। और ये देखें, सारा इलाका जो है ये बंजर है और इसका वहाँ पे कोई इनकम का और सोर्स तो था नहीं, लिहाजा लोग फ़ौज में ही जाते थे। और आज तक पाकिस्तान बनने के आप 75 साल बाद भी वहाँ पे आप देखें तो मैक्सिमम लोग जो, वो रुझान जो अंग्रेज़ों के दौर से आ रहा है, वो रुझान अब भी बरकरार है और लोग मैक्सिमम जो है वो फ़ौज में वहाँ पे भर्ती होते हैं। तो फ़ौजी भर्ती का ये एक एरिया था और जो जहाँ पे उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो रियल ग्रास रूट लेवल की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, वो उन्होंने उन एरियाज़ में की जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ थे। और इसी तरह आप देखें कि ईस्ट और वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे ईस्ट बंगाल में इंडस्ट्री की सूरत हाल देख लें 47 से पहले, और वेस्ट बंगाल में देख लें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा। इसी तरह हमारे इस पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया, तो अभी शायद मैं आगे जिक्र करूँ भी इसका, 921 कारखाने थे और उनमें से मेरे ख्याल है कुछ 32 के लगभग इस एरिया में थे और बाकी सारे उधर थे हिंदुस्तानी एरिया में। तो दैट वाज़ अ डिफरेंस, जानबूझ के, ताकि यहाँ पर रोज़गार लोगों को ना मिले। और एक चीज़ दूसरी यहाँ पे जो क्रिएट की गई, वो फ्यूडल सिस्टम क्रिएट किया गया, लोगों को ज़मीनें, जायदादें, जागीरें दी गई। यहाँ पे एक लोकल इलीट क्लास पैदा की गई और ये इलीट क्लास जो है, इसने अंग्रेज़ों को फैसिलिटेट किया और ये नुमाइंदे बन के अंग्रेज़ों के यहाँ पे हम पे हुक्मरानी करते थे। और उसके बदले में उनको ज़मीनें मिली, उनको उनकी खिदमात के सिले में उनको जागीरें मिली कि कोई खान बहादुर बना, कोई साहब बहादुर बना, कोई कुछ बना। और उस अंग्रेज़ी खिदमत के बाद ये इलीट क्लास जो है, इसको रूलिंग इलीट कहा गया। और पाकिस्तान बनने के बाद भी ये रूलिंग एलीट जो है, ये हम पे हुक्मरानी कर रही है और करती रही है। और शायद हमारी पसमानगी की एक बहुत बड़ी वजह वो माइंड सेट है जो अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ पे डेवलप किया गया, और उसकी रीज़न की बेशुमार उसकी वजह से यहाँ पे पाकिस्तान में हम ना उस तरह की इंडस्ट्री डेवलप कर सके, ना उस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप कर सके, और इकनॉमिक पसमानगी का आज भी हम शिकार हैं। आज भी हम IMF और वर्ल्ड बैंक के मिन्नतें कर लें, तरले कर रहे हैं कि हमें कर्ज़ा दे दिया जाए। और हमने बड़ा पाकिस्तान बनने के बाद आसान तरीका ये ढूंढा कि जनाब अपने पाँव पे खड़े होने की बजाय हर हुकूमत कर्ज़े लेती रही और उन्हीं कर्ज़ों के सहारे चलती रही, और बोझ बढ़ता अब यहाँ तक नौबत आ गई है कि हमें बाज़ औक़ात अपने मुल्क की जो बहुत सारी, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि इवन हमें यहाँ तक प्रेशराइज़ किया जाता है कि हम अपनी जो ख़ारजा पॉलिसी उसको चेंज करें। इवन सॉवरेनिटी हमारी जो है उस पर हमें कंप्रोमाइज़ करने के लिए कहा जाता है। तो इस हद तक हम नीचे आ गए। ज़राअत, क्या पाकिस्तान के वक्त ज़राअत पाकिस्तान का सबसे अहम कलीदी शोबा था। मुल्क के इसी 80% आवाम का रोज़गार ज़राअत से वाबस्ता था। ये शोबा कुल आमदनी में 60% तक हिस्सा अदा करता था। अगरचे पाकिस्तान को एक ज़रूरी मुल्क की हैसियत हासिल थी, लेकिन ज़रूरी मुल्क कहलाने वाला ये मुल्क ज़राअत में भी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पसमानदा था। 1947-48 में पाकिस्तान के कुल रकबे के सिर्फ 62% के बारे में ये मालूमात हासिल थी कि यह रकबा ज़ेर काश्त है या काबिल काश्त है या नहीं है। बाकी 38% के मुतालिक बिल्कुल सिरे से पता ही नहीं था कि वो कैसा है, वहाँ पे झाड़ियाँ हैं, पहाड़ हैं, क्या है, वहाँ पे किस तरह की सूरत हाल है, उसके बारे में कोई सर्वे ही मौजूद नहीं था। 62% सर्वे शुदा जो रकबा था, उसमें सिर्फ तीसरा हिस्सा जो है उस 62 का वो जो है वो ज़ेर काश्त था। गोया पाकिस्तान के कुल रकबे के सिर्फ 21% पर फसलें काश्त की जाती थी। चावल, कपास, पटसन, चाय, गंदम, गन्ना, जवार, तंबाकू, दालें पाकिस्तान की ये बड़ी बड़ी फसलें थीं। पटसन की पैदावार में पाकिस्तान सारी दुनिया में सरफ़हरिस्त था। कपास, चावल, चाय और गन्ना भी पाकिस्तान में कसीर तादाद में
या मिकदार में पैदा होता था। और पाकिस्तान इब्तदाई सालों में ज़र मुबादला का तकरीबन 60 से 70% जो है वो ज़रूरी अशिया से ही कमाता था। गोया आप यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चरल इकानमी है दैट वाज बेसिकली द इकानमी ऑफ पाकिस्तान, ओवरऑल इकानमी ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान की इसी इकानमी पे ही पाकिस्तान की सर्वाइवल और बका थी, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को हिट करने के लिए माधोपुर और फिरोज़पुर दोनों हेडवर्क्स जो हैं, वो पिछले लेक्चर में मैंने जिक्र किया था, वो दोनों हेडवर्क्स जो हैं पार्टीशन के वक्त हिंदुस्तान को महज इसलिए दिए गए कि पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा ना हो सके। और 48 में 1 अप्रैल 1948 को उनका दरियाओं वो जो माधोपुर फिरोज़पुर हेडवर्क्स से जो नहरें पाकिस्तान को पानी देती थी उनका पानी रोक दिया गया। उसकी रीज़न क्या थी? पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डिप्राइव ऑफ किया जाए। फिर हमारा जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं ज़राअत की वो हम इस्तेमाल नहीं करते थे और इसीलिए हमारी नाकिस पैदावार होती थी। अब हम बात करें कि सनत व हरफत के हवाले से जो मसाइल हैं, पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया तो सनत का शोबा सबसे ज़्यादा पसमानदा था। दर हकीकत अंग्रेज़ों ने, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि एक तयशुदा मनसूबे के तहत पाकिस्तान के तहत आने वाले इलाकों को, ख़ुसूसन पंजाब और सूबा सरहद को शुरू से ही माशी तौर पर पसमानदा रखा। उसकी वजह मैंने ज़िक्र कर दी। हुकूमती जो मतलब विल थी वो ये थी कि ये एरियाज़ जो हैं यहाँ से हमने फ़ौज में लोग लेना। KP से आप देखें सारे फ़ौज में, पंजाब का ये जो एरिया है यहाँ से सारे फ़ौज में, तो यहाँ पे अगर वो सरमायाकारी करते, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाते तो लोगों को कोई और रोज़गार मिलता। और रोज़गार चूँकि और तो कोई था नहीं, लिहाजा लोग मजबूरन फ़ौज की तरफ अट्रैक्ट करते थे और फ़ौज में जाके भर्ती होते थे। और ये लोग गुर्बत और बेरोज़गारी के हाथों मजबूर होकर फिर फ़ौज में भर्ती होते थे। बरतानी हुकूमत इन इलाकों को मुआशी तरक्की देकर अपनी फ़ौजी भर्ती का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहती थी, चुनाचे उसने इस इलाके में सनतें कायम ही नहीं होने दी। क़याम पाकिस्तान के वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान के 921 कारखाने थे, जिनका जिक्र मैंने पहले किया। उनमें से 34 पाकिस्तान के हिस्से में आए। उनमें सूती कपड़े के 17 थे, सीमेंट के 4, चीनी के 6 और शीशे के 4 कारखाने शामिल थे। इन कारखानों के मालिक और निगरान भी ज़्यादातर हिंदू थे, गैर मुस्लिम थे, जो हिंदुस्तान चले गए। जब पाकिस्तान और आज़ाद हुआ तो वो ये इलाके छोड़ कर हिंदुस्तान चले गए। चुनाचे अब कह सकते हैं कि अमली तौर पर वो कारखाने भी बंद हो गए। पटसन, कागज़, गत्ते, लोहे और रेशमी कपड़े, फौलाद साजी और कई दूसरी अहम सनतों का एक कारखाना भी पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आया। यही वजह है कि पाकिस्तान के पहले सालों में कौमी पैदावार में छोटी और बड़ी तमाम किस्म की सनतों का हिस्सा कुल 6-7% से ज़्यादा नहीं था। सनतों के बारे में सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह थी कि आम लोग इस शोबा में सरमायाकारी करने से हिचकिचाते थे और बहुत मुद्दत तक लोगों को सरमायाकारी करने पर आमादा नहीं किया जा सका। अब ज़राए नक़्ल व हमल के हवाले से जो मुश्किलात थीं, अगर हम उनकी बात करें तो क़याम पाकिस्तान के वक्त ज़राए नक़्ल व हमल और मवासलात की सूरत हाल भी कोई ख़ास हौसला अफ़ज़ा नहीं थी। मुत्तहिदा हिंदुस्तान के रेल के 9 सिलसिलों में से 2 सिलसिले पाकिस्तान को मिले। 41,141 मील सिब्बी रेलवे लाइन में से लंबी जो 41,141 मील लंबी रेलवे लाइन में से 6,958 मील लंबी रेलवे लाइन पाकिस्तान में आई या पाकिस्तान के हिस्से में आई। कुल 1339 इंजन थे और 4,280 मुसाफिर डब्बे थे और 40,229 माल गाड़ी के डिब्बे पाकिस्तान को मिले, जो पाकिस्तान की ज़रूरत से बहुत कम थे। पाकिस्तान के हिस्से के रेलवे इंजनों में से बेशतर हिंदू अफसरों के एक साजिश के ज़रिए जब तकसीम हो रही थी तो वो हिंदुस्तानी इलाकों में भेज दिए गए और तकसीम के बाद वो कभी वापस नहीं आए। दूसरी जंग अज़ीम और इसके बाद मुसलसल कई साल तक दिन रात चलने के बाद ये इंजन जो पाकिस्तान को मिले चंद, वो भी नाकारा और शदीद मुरम्मत तलब थे। इस तरह 3.5 लाख मुरब्बा मील पर फैले हुए इस वसी और इस मुल्क में कच्ची पक्की सड़कें जो हैं उनकी कुल लंबाई 14,000 मील थी। सरहद बलूचिस्तान, सिंध, सिलट, चिटागांग, राजशाही जैसे बड़े बड़े सूबों और ज़िलों में सड़कें ना होने के बराबर थीं। 1947-48 में सारे पाकिस्तान में 7.5 करोड़ की आबादी के लिए 6,474 डाकखाने, 242 टेलीफोन एक्सचेंजेस और 15,283 टेलीफोन कनेक्शन थे। इसके अलावा मुल्क में सिर्फ 3 रेडियो स्टेशन, एक लाहौर था, एक ढाका था और एक पेशावर था, जिनका दायराकार यानी जिनकी वुसअत जो थी वो इंतहाई महदूद थी। यानी पूरी पाकिस्तान की आबादी जो उस तक टेलीकम्युनिकेशन के ज़राए की रसाई भी नहीं थी। उसके बाद जनाब निज़ाम बैंकारी और निज़ाम ज़र, जो पैसे और रुपए का निज़ाम है, बैंकारी का जो सिस्टम है, उसमें भी सूरत हाल इंतहाई गंभीर थी। आज़ादी के वक्त पाकिस्तान में कुल 38 बैंक थे, जिनके
जिनके सारे पाकिस्तान में 195 शाखें थीं और इनमें से 4 बैंक पाकिस्तानी और बाकी गैर मुल्की थे। इन तमाम बैंकों में जमाशुदा रकूम की मिकदार 1 अरब रुपए के लगभग थी। मुल्क में ज़ेर गर्दश करेंसी की मिकदार 1 अरब 74 रुपए थी। यहाँ ये अमर काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान में वाक़ बैंकों और दूसरे मालियाती इदारों का ज़्यादातर अमला गैर मुस्लिम था, जो आज़ादी के साथ ही नकल मकानी करके हिंदुस्तान चला गया। मुसलमान मालियात के सिलसिले में आपको पता है बिल्कुल नाकारा और नातजर्बाकार होते हैं, इसलिए इस शोबे के बारे में हुकूमत पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा तशवीश थी। बैनुल-अक़वामी तिजारत की बात करें तो क़याम पाकिस्तान के पहले 10 महीने पाकिस्तान की बरामदात की मालियत 72 करोड़ रुपए और दरामदात की 27 करोड़ रुपए थी। यानी गोया हम बरामदात ज़्यादा कर रहे थे, हम पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे। इस तरह पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी तिजारत में पहले साल 45 करोड़ रुपए का फ़ायदा रहा। पाकिस्तान की बरामदात ज़्यादातर खाम माल और ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल थी। अगरचे पहले सालों में दरामदात की निस्बत बरामदात में इजाफा तसल्ली बख्श था, लेकिन किसी भी मुल्क के लिए खाम माल और ज़रूरी पैदावार की बरामदात पर इन्हिसार किसी भी तरह सेहतमंद रुझान नहीं होता, क्योंकि खाम माल और ज़रूरी अजनास की कीमतों और पैदावार में शदीद उतार चढ़ाव मुतवक्के होते रहते हैं, जिससे दरामद और बरामद का निज़ाम जो है वो बिगड़ता रहता है। चुनांचे पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी तिजारत के रुझान के बारे में माहिरीन मईशत पहले दिन से ही इंतहाई मुतफ़क्कर थे। तालीम की बात करें तो पाकिस्तान अपने क़याम के वक्त तालीम और तरबियत के एतबार से एशिया के पसमानदा तरीन ममालिक में से एक था। 7.5 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 16% पढ़े लिखे थे, जबकि हर एक शख्स को पढ़ा लिखा शुमार किया जाता था जो किसी एक ज़बान में पढ़ना लिखना जानता हो, खा इसका मतलब समझ सकता हो या नहीं। यानी अब जैसे हम कुरान करीम पढ़ते हैं तो अब हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें पता नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो जो इस तरह की कोई भी ज़बान पढ़ सकता था उसको पढ़ा लिखा समझा जाता था। कुल आबादी में से 6% प्राइमरी, 2% मिडल और 1% से भी कम अफराद मैट्रिक पास थे। 1947-48 में मुल्क भर में 38,000 प्राइमरी स्कूल, 6,000 हाई स्कूल, 4 मेडिकल कॉलेज, 2 ज़रूरी, 13 तिजारती और 100 के करीब सनती और तालीमी तरबियत के इदारे काम कर रहे थे, जिनमें से तकरीबन 38 लाख तलबा जो हैं वो तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो रहे थे। गोया हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एक हमागीर पसमानदगी थी और कोई ख़ास तरक्की का जो पैमाना होता है, अगर हम उस पर के फ़ीकस आमदनी कम थी, नेशनल इनकम जो नेशनल इनकम होता है GDP वो भी कम थी, ग्रास डोमेस्टिक और ग्रास नेशनल प्रोडक्ट यानी GDP और GNP दोनों जो हैं वो इंतहाई कम थी। लेकिन उस वक्त ज़रूरतें भी कम थी, तो इसलिए हमें पाकिस्तान जो है फिर भी बेहतर तरक्की करता हुआ नज़र आता है। उसके बाद जनाब एक अहम मसला जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, दैट वाज अबाउट द इरिगेशन सिस्टम, कैनाल सिस्टम। बरसगीर की तकसीम से बहुत सारे मसाइल पैदा हुए और उनमें से एक अहम मसला नहरी पानी का तनाज़ा था। और ये इस तनाज़े का मैंने पिछले लेक्चर में बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया कि वो माधोपुर और फिरोज़पुर हेड वर्क्स जो हैं वो रेड क्लिफ अवार्ड में तब्दीली करके उसको हिंदुस्तान को दिया गया और हिंदुस्तान ने फिर 1 अप्रैल या बल्कि 31 मार्च 1948 को वो उसकी डेट जो है एक्सपायरी हुई, जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इंटरम एग्रीमेंट हुआ था। तो उसके बाद हिंदुस्तान ने फ़ौरन 1 अप्रैल 1948 को इन माधोपुर और फिरोज़पुर हेड वर्क से उन तमाम नहरों को पानी की सप्लाई रोक दी जो पाकिस्तान की तरफ आती थी या पाकिस्तानी पंजाब की तरफ आती थी। सो उससे एक नहरी पानी का तनाज़ा पैदा हो गया और फिर पाकिस्तान का एक वफ़द जो है वहाँ पे गया और जिसकी क़यादत जो है वो यही गवर्नर जनरल जो बाद में हमारे बने ग़ुलाम मोहम्मद, ये उस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना थे, ये कर रहे थे। और इनके साथ जो मुमताज़ दौलताना जो उस वक्त इरीगेशन के सूबाई वज़ीर थे वो उनके साथ थे। इसी तरह हिंदुस्तान के नुमाइंदे, तो अल्टीमेटली उनके दरमियान मुज़ाकरात होते रहे लेकिन मसला हल नहीं हो सका। हिंदुस्तान ये कहता रहा कि जी आप एक्सेप्ट करें कि ये पाकिस्तान का पानी नहीं है, ये हिंदुस्तान का पानी है और हम फिर आपको देने के लिए तैयार हैं, उस वक्त तक जब तक आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर लेते। लेकिन पाकिस्तान ये बात कैसे एक्सेप्ट कर सकता था कि जनाब ये पानी हमारा नहीं, चूँकि इंटरनेशनल लॉ जो है उसके तहत वो पाकिस्तानी जो नहरी निज़ाम है उसकी इंटरनेशनल लॉ उस वक्त ये कहता था कि वो तमाम स्कीमें जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जो काम कर रही हैं, उनको प्रायोरिटी हासिल होगी उन स्कीमों पर जो बाद में तैयार की जाएंगी। गोया पाकिस्तान की जो स्कीमें थी या जो नहरी निज़ाम था दैट वाज सिक्योर्ड बाय द इंटरनेशनल लॉ और हिंदुस्तान उसका पानी नहीं रोक सकता था, तो पाकिस्तान इसको क्यों एक्सेप्ट करता। सो ये क्लैश होता रहा। फिर अल्टीमेटली आपको पता है 1960 में 19 सितंबर 1960 में वर्ल्ड बैंक के ताउन से इस नहरी पानी के हवाले से एक समझौता हुआ जिसको हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं या जिसको हम सिंध तास मुआहदा कहते हैं। और उस सिंध तास मुआहदे के तहत 3 मशरकी दरिया जो हैं जिनमें एक ब्यास और दूसरा रावी और तीसरा सतलुज, ये हिंदुस्तान को दे दिए गए। यानी उनके एक्सक्लूसिव वाटर राइट्स जो हैं दे वर गिवन टू इंडिया अंडर द ट्रीटी। और जो 3 मगरबी दरिया हैं जिनमें चनाब है, झेलम है और इंडस है, ये पाकिस्तान के हिस्से में आए।
अब भी इस पे तनाज़ा है इंडस ट्रीटी के बाद भी, लेकिन अब वो तनाज़ा जो है वो इस तक़सीम पे नहीं है, बल्कि वो इस पे है कि हम ये समझते हैं, पाकिस्तान ये समझता है कि हिंदुस्तान को जो वो राइट हासिल है इस ट्रीटी के तहत कि वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स जो है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, जो रन ऑफ द रिवर होते हैं, जिनके पीछे स्टोरेज कैपेसिटी या तो नहीं होती या जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर द सेक ऑफ टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशंस इन द फ्लो ऑफ द वाटर, ताकि वो स्मूथली जो सिस्टम है, जो वाटर प्रोजेक्ट है वो काम करता रहे, यानी वो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो काम करता रहे, उसको कंट्रोल करने के लिए पीछे छोटी सी एक रिजर्वायर बनाई जाती है, लेकिन उसकी लिमिट्स जो हैं वो ट्रीटी में तय हैं। तो पाकिस्तान हमेशा ये एतराज़ करता है कि जनाब हिंदुस्तान जो है उन लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है और वो इंडस ट्रीटी की जो उसकी शराइत तय की गई हैं ट्रीटी के तहत, उनकी वायलेशन कर रहा है, और इस पे अब तनाज़ा होता है। लेकिन अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का पानी रोक नहीं सकता, ये बात तय है। ना इंडस ट्रीटी को यकतरफ़ा तौर पर मुस्तरद कर सकता है, ना उसको ख़त्म कर सकता है, ये बात भी तय है। ये ट्राईलैटरल ट्रीटी है, इसमें 3 पार्टीज़ हैं और इंटरनेशनल जो प्रोटेक्शन उसको हासिल है। तो हिंदुस्तान जितनी मर्ज़ी दफ़ा ये कहता रहा कि हम ये कर देंगे, हम ट्रीटी को ये कर देंगे, हम पाकिस्तान को बंजर कर देंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अब ये हिंदुस्तान के बस की बात नहीं। हाँ, ये ट्रीटी उसमें चेंजेस आ सकती हैं, बट उस वक्त आएंगी जब पाकिस्तान भी चाहेगा। पाकिस्तान की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। सो ये जनाब मुख्तलिफ जो मसाइल थे जो पाकिस्तान को इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान ने फेस किए, उनकी बात हमने की। और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान के डिफेंस के हवाले से जो मसाइल क्रिएशन के वक्त पैदा हुए उन पे बात करेंगे। और उसके बाद जो हमारी रियासतें हैं पाकिस्तान, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको भी जो राइट मिला था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में से किसी एक के साथ अपना इल्हाक कर लें, तो उसमें पाकिस्तान के साथ जो सलूक हुआ और उस पे बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।